नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों पर हम आपको सीधे जुड़ने का मौका भी देते हैं और इसीलिए उन खबरों से जुड़े हुए चंद सवाल, कुछ प्रश्न हम सोशल मीडिया पर रखते हैं जिनका जवाब आप देख सकते हैं जनमत के मंच पे। तो आज शुरुआत करने से पहले उन खबरों से आपको बाखबर कर देते हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, जो देश को प्रभावित करती हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं वो खबरें जो आज जनमत में मुख्य रूप से आपके सामने हम रखने वाले हैं। ये लीजिए, आ गई वो रेल। सबसे पहले एक तो दूसरी तरफ हमने देखा कि दोनों ही सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। पहले लोकसभा और फिर उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी देर रात इस बिल को बहुमत के साथ पास करा लिया गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कानून भी बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को यह वक्फ का संशोधन, ये पारदर्शिता पास नहीं आ रही है और यही वजह रही कि उन्होंने अपने विरोध के लिए जुम्मे को चुना। यानी शुक्रवार का दिन एक तरफ नमाज होती है और उसके बाद जिस तरीके की सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान स्थिति देखने को मिलती है वो अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि जो बिल देश हित में है उसका विरोध आखिर मुसलमानों का एक धड़ा क्यों कर रहा है। क्या कुछ हुआ और क्या इस आंदोलन की आड़ में कहीं दंगे की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है, विस्तार से करेंगे इस पर बात। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्फ की बात है, इसलिए वक्फ पर राजनीति भी जमकर हो रही है। संसद में पहले हमने घमासान होते हुए देखा, अब संसद का घमासान बिहार राज्य तक जा पहुंचा है क्योंकि बिहार इस साल का चुनावी राज्य है। इस साल के आखिरी तक बिहार में चुनाव होना है और जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति दर्ज की, बहुमत में उनका भी समर्थन रहा, ऐसे में किस तरह से विपक्षी दल घेरते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार को खुद की राजनीति के लिए, वो चाहे पप्पू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, किस तरीके से इस बिल का विरोध करके अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव में अपने लिए कुछ रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी आज हम विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात उस राज्य की भी होगी जहां पर हिंदू होना गुनाह है। जी हां, आपको सोचना होगा कि हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे थे जहां पर शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है कि शोभा यात्रा तो होकर रहेगी। ममता राज में रामनवमी पर किस तरीके की तैयारियां, उस पर भी बात। और उसी के साथ साथ ये जो आखिरी तस्वीर चली गई, मोदी और यूनुस की मुलाकात, कितनी खास रही है ये मुलाकात, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का दमन हो रहा था, बांग्लादेश को जिस तरीके से भारत ने आईना दिखाया था, आज आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस से यह सवाल पूछा। यह मुलाकात बिम्स्टेक के दौरान होती है और यह मुलाकात कितनी खास होती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जो ये बता रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह से दोनों सदनों में बहुमत के साथ पास हो गया, लेकिन चंद लोगों की आंखों में वो इसलिए खटकता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां यहां पर दुरुस्त तरीके से सिक नहीं पा रही हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों के अधिकारों की बात करने वाले इस बिल को असंवैधानिक करार दे रहे हैं और यही वजह रही कि आज जिस तरीके से विरोध हुआ, विरोध के दौरान जो तस्वीरें आई, उससे यह सवाल खड़ा होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध की आड़ में दंगों को भड़काने की चिंगारी लगाई जा रही है। कर्णावती से लेकर कोलकाता तक, उत्तर प्रदेश के कई बड़े हिस्सों में, लखनऊ से लेकर संभल तक हमने ये परिस्थिति देखी। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही विरोध हो रहा था। शाहीन बाग देश के कोने कोने में नजर आ रहा था। याद होगा आपको, सीएए के दौरान कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। विरोध के नाम पर, विरोध के आड़ में, आंदोलन के आड़ में देश को किस तरीके से दंगों की आग में झोंकने के लिए एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। वो स्क्रिप्ट क्या इस बार भी वक्फ संशोधन विधेयक के सदन में पास होने के बाद और अब कानून का रूप ले लेने में, जल्द ही कानून का रूप ले लेगा ये, जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, तो इसके बाद की जो ये परिस्थिति है, क्या ये परिस्थिति चुनौतीपूर्ण होने वाली है? क्या राजनीति में जो लोग वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक करार दे रहे हैं वो इस बात को
इस बात से डरे हुए हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या होती है, इस बिल को पास कराकर यह साबित कर दिया है। आगे की तस्वीर क्या होती है, यह चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन जब आज सड़कों पर यह आंदोलन सामने आया, तो किस तरीके से कर्णावती से लेकर कोलकाता तक, उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक विरोध के एक ही सुर नजर आए। वो सुर क्या कह रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ आज की ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। ये तस्वीरें देश के गद्दारों की है। ये वो लोग हैं जो भारत को जलाने की साजिश रच रहे हैं। ये देश के वो दुश्मन है जो देश की अखंडता को तोड़ने में लगे हुए हैं। तस्वीर नंबर 1 कर्णावती से, तस्वीर नंबर 2 मुंबई से, तस्वीर नंबर 3 दिल्ली के शाहीन बाग से, तस्वीर नंबर 4 बंगाल से। हर कोने से देशद्रोहियों की साजिश के सबूत सामने आने लगे हैं। एक तरफ मोदी सरकार गरीब और पसमंदा मुसलमानों के उत्थान के लिए वक्फ संशोधन बिल ला रही थी और दूसरी तरफ देश विरोधी ताकतें इसे नाकाम करने में जुटी थी। मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। इन्होंने जिस तरह इसको बनाया है, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें असूली में जाना दो, अब हम सर पे कफन डाल चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये वही लोग हैं जो खुद को भारत का हितैषी बताते हैं, लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखकर इसकी कुटिल मंशा का पर्दाफाश नहीं हो जाता? क्या यह हिंसा गरीब मुसलमानों का हक छीनने के लिए फैलाई जा रही है? क्यों विपक्ष देश के मुसलमानों को उनके अधिकारों से दूर रखना चाहता है? क्यों उन्हें झूठे सपने दिखाना चाहता है? कि समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। संशोधन चाहिए सर, मैं नहीं कहता कि हम संशोधन के विपक्ष में नहीं, लेकिन संशोधन इस प्रकार का हो जिससे बिल का रूपायन, जिससे बिल और ताकतवर बने। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। ये ठीक नहीं है मैडम। हिंदू या मुस्लिम का हाथ मत छड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छड़िए। छड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजामी लगभग में मत छड़िए मैडम। हम अपनी जान का दुश्मन के अपना जान कहते हैं। मोहम्मद का इस मिट्टी के हिंदुस्तान कहता है। अब तो मजहब अब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया है। ओवर दी ईयर्स कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूँ। 2 और 3 अप्रैल की वो रात जब पूरा देश गहरी नींद में था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, तभी संसद में जबरदस्त उबाल आया हुआ था। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पर घमासान छिड़ा हुआ था। गुरुवार देर रात 12 घंटे से भी ज्यादा लंबी बहस के बाद राज्यसभा से भी यह बिल भारी बहुमत से पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को भी लोकसभा में इस पर 12 घंटे की लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। Ayes 128।
Noes 95. मोदी सरकार ने भारी बहुमत से इस बिल को पास करा लिया, जबकि विपक्ष अपनी नापाक राजनीति से लोगों को भड़काने की साजिश करता रहा। लेकिन बहुमत की ताकत के आगे उनकी एक ना चली। उधर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस बिल को पास करवाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष जो बार बार जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, रामविलास और आरएलडी को बीजेपी की बैसाखी बताता था, आज उसे भी एहसास हो गया कि ये बैसाखी नहीं बल्कि इस मजबूत सरकार की असली ताकत है। ये वक्त के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्त को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, ख़वातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। तालीम में या उनके हेल्थ में या और मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कोई अच्छे लाती है, जैसे किसान विधेयक था या 370 ख़त्म करना, 35 से ख़त्म करना या CIA, तब इसी प्रकार की उसको उलझाने के लिए जनता तक उसका लाभ ना पहुंचे, वो अदालत में लटकाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। मैं समझता हूँ कि नागरिकता कानून में जो लोग देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम पैदा किया था, शाहीन बाग बनाए थे, वही लोग भी आज भ्रम फैला रहे हैं। कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है, जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ जाती। अन्य वर्ग हैं उनको उकसा के, भड़का के अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से CAA के बारे में फैलाया गया, तमाम दिनों तक भ्रांति रही, आज सब लोग जान गए, कितने मुसलमान देश से बाहर निकल गए, सब लोगों को पता है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। ऐसे ही ये जो बिल है ये तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के संकल्प को सिद्ध किया है। समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचते हैं, इसी कारण राज्यसभा एवं लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का बिल पारित हुआ है। मुस्लिम समुदाय की स्थिति पूर्ववर्ती सरकारों में जहां निराशाजनक थी, जहां तुष्टीकरण के तहत उनके साथ में अन्याय हो रहा था, मोदी जी ने सबका साथ लेकर और निश्चित ही संतुष्टिकरण की ओर एक नई राह दिखाने का काम किया है। विधेयक पास होने पर मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विपक्ष चाहे जितनी भी साजिशें रचे, लेकिन यह सरकार देश हित के लिए हर मोर्चे पर अडिग है। मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है। धारा 370 हो, 3 तलाक हो, CAA हो या फिर वक्फ संशोधन बिल, देश विरोधी ताकतों की एक भी नहीं चलेगी। राष्ट्रहित के फैसले होकर रहेंगे। विपक्ष चाहे जितना भी षड्यंत्र रचे, मोदी सरकार अपने संकल्प से टस से मस नहीं होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि कब तक विपक्ष अपने तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति के लिए मुसलमानों को भड़काकर देश को जलाता रहेगा। क्या यह विरोध सुनियोजित हिंसा का हिस्सा नहीं? कौन है ये लोग जो दंगों की साजिश रचकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं? लेकिन मोदी सरकार का संदेश साफ है, जो भारत के खिलाफ साजिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर सबक सिखाता है, और ये मोदी सरकार का वादा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो सड़कों पे उतरे हुए लोग ही कह रहे हैं कि ये हक की लड़ाई है, ये वजूद की लड़ाई है। अब समझना ये होगा कि ये लड़ाई किसके लिए है, किसके द्वारा की जा रही है। एक तरफ सरकार है जो स्पष्ट रूप से कह रही है कि ये जो गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमान हैं, जिनके अधिकारों पर अभी तक, जिनके अधिकारों का हनन होता रहा, जिनकी जमीनों को हड़पा जाता रहा, जिनको वो हक नहीं दिया गया जिसके वो हकदार रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी जरूरी थी। सरकार इस बिल में वो सब कुछ लेकर आई है जो मुसलमानों के हित में है। लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि
धर्म में इसका हस्तक्षेप है, सरकार का हस्तक्षेप है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये भ्रम की स्थिति फैलाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, इस पर नजर बनी रहेगी। और किस तरीके से मुसलमानों को विपक्ष भड़काने में लगा हुआ है और असल में जो मुसलमानों का है वो उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है, इस पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिस पर स्पष्टीकरण देना जरूरी हो जाता है। किस तरीके से इस पर बातें हो रही है राजनीतिक गलियारों में। तो बात हो रही है वक्फ संशोधन विधेयक पर। ये दोनों ही सदनों में पास हो चुका है और बहुत जल्द ये बिल कानून का रूप ले लेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ। लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में जो बिहार में होने वाला है। दरअसल ये बिल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक जंग का कारण बन गया है। एक और जहां सरकार इस बिल को मुसलमानों के कल्याण के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश और उनके अधिकारों का उल्लंघन मानकर विरोध कर रहा है। यह विरोध फिलहाल सड़कों तक पहुंच चुका है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। बिहार के राजनीतिक माहौल में इस मुद्दे ने एक नई खलबली मचा दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव दोनों ही इस बिल के खिलाफ अपने विरोध को लेकर मुसलमानों के बीच जाकर उन्हें गुमराह करने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने जहां इस बिल को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ करार दे दिया है, तो वहीं पप्पू यादव का कहना है कि यह बिल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के समर्थन से पास हो रहा है, जो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हालांकि अगर आपको याद हो तो जेडीयू पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार को धर्मनिरपेक्षता का पाठ न पढ़ाया जाए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है नीतीश कुमार ये अच्छे से समझते हैं। क्योंकि बिहार की बात है और इसलिए आरजेडी और पप्पू यादव मिलकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह विरोध सामने रखा गया है, कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, जिसमें दोनों नेता एक ओर जहां अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके आंतरिक विरोध को भी छुपाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस विरोध की कहानी में एक और मोड़ तब आ जाता है जब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की राजनीति पर गौर किया जाता है। दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और उनकी पार्टी लाइनें भी अलग अलग हैं। लेकिन जब बात तुष्टीकरण की आती है तो दोनों नेता एक साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। तो जनमत में हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक की, जो कि दोनों सदनों में पास हो गया है। लेकिन किस तरीके से विपक्ष इसमें अपनी तुष्टीकरण की राजनीति देख रहा है या तुष्टीकरण की राजनीति को खतरे में देखते हुए प्रतिक्रियाएं दे रहा है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प हो रही है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की बात हो रही थी। दोनों की धुरियां अलग अलग हैं, लेकिन जब बात तुष्टीकरण की राजनीति की आ जाती है तो दोनों ही नेता एक साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये महज एक सियासी रणनीति है, जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर दोनों नेता अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आपको अभिनेताओं के बयान जरूर सुनने चाहिए, जो सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि ये जो बिल का विरोध हो रहा है, विरोध दरअसल इसलिए है क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति की धुरी खिसकती हुई नजर आती है। बयान सुनिए। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो ST/SC विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू को लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज़्यादा एग्रेशन में वही हैं। बीजेपी कम है, उनके नेता लगता है कि न ज्ञान न कुछ, ठिका लिए हुए हैं सब चीज़ का, गरियाने का, कांग्रेस को, अन्य चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि
इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को खत्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लेकिन आप इसको समझिए, आपने नीतीश जी का हर आचरण देखो, सेकुलर वक्फ को लेकर जो अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। तो तेजस्वी यादव हो या फिर पप्पू यादव हो, वो सीधे कह रहे हैं कि ठगा गया है मुसलमानों को। नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष के इस विरोध में जो दिख रहा है, क्या ये वक्फ संशोधन बिल का विरोध बिहार चुनाव में एनडीए के पक्ष में होगा? ये समझ में आता है। क्या विपक्ष को इस बिल के खिलाफ मुस्लिम वोटों का समर्थन मिल पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त बिहार की फिजाओं में उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। कितना लंबा इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, ये भी देखा जाएगा। तो वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया, बहुमत से पास हुआ। और लोकसभा की अगर बात की जाए तो सहयोगियों, जिनमें खासतौर से टीडीपी और जेडीयू की एक अहम भूमिका रही, लेकिन जेडीयू ने जैसे ही इस बिल को समर्थन दिया, सवाल उठने लगा कि आखिर नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता को क्या हो गया। विपक्ष, खासतौर से आरजेडी, सड़क पर उतरकर नीतीश कुमार के लिए ही आंदोलनरत हो गई। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की पार्टी ने बड़ा जवाब दिया, वो अपने आप में बताता है कि जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। हालांकि जेडीयू के अंदर भी परिस्थिति थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। जेडीयू के भी कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जेडीयू ये समझ चुकी है कि इस बिल से बिहार के मुसलमानों का भी भला होगा। और यही वजह रही कि इस बिल को लाने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव जो रखे थे, जब उन सुझावों को स्वीकार करके इस बिल को रखा गया, तो जेडीयू समझ चुकी कि ये बिल आने वाले समय में किस तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद होगा। कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हमने जानने का प्रयास किया। सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी ने बात की जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन से। खुलकर बोले आनंद मोहन, क्या कहा इस बिल को लेकर, आप भी सुनिए। ये आपत्ति आपने जताई इस स्टेटमेंट के बाद से, तो मुझे जहाँ तक जानकारी कि माफ़ी भी आपसे शायद उसने, हाँ, मेरे यहाँ चलने के पूर्व हाँ मुझे जानकारी मिली, एक क्लिप हमारे बेटे चेतन आनंद ने भेजा। अच्छा, कि पापा इस तरह से, वो पप्पू अंकल बोलता है, हम लोग का तो ये संस्कार है नहीं। बिल्कुल, हाँ, तो पप्पू अंकल का एक आया है, उसमें आप ही को टारगेट करके, आप ही को माने इंगित करके, प्रखर विरोध आप ही ने किया था इसका। नहीं, इंगित करके कि किसी व्यक्ति को या किसी बिरादरी को अगर बुरा लगा है तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अच्छा लगा। हाँ, ठीक है। ये रामजी लाल सुमन जी को भी करना चाहिए। हाँ, हमारे सिर पे है। देखिए, रामजी लाल सुमन अगर अपने मन से बोलते तो शायद माफी मांग लेते। हाँ, लेकिन वो तो कहीं ऊपर से लगाम है। बिल्कुल, तो ऊपर से लगाम है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा बयान पप्पू यादव का है तो ये सोशल मीडिया पर है। हाँ, ये कहाँ होना चाहिए? पब्लिक में, जिस सदन में आपने कहा था वहीं आकर, वहां से होना चाहिए। और माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। तो पप्पू यादव को तो आईना दिखाया आनंद मोहन ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें आईना दिखाने के लिए ही इस देश में ही मुसलमानों का एक तबका है जो ये बता रहा है कि अरे ये तो गरीब पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान थे, जिनको हक नहीं मिल रहा था, उनके लिए एक पारदर्शिता के साथ लाया गया कानून है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और इस वक्त भारत सरकार में हज कमेटी के मेंबर भी हैं मोहसिन रजा साहब।
उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सीधे सीधे शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। ये मसला राजनीति का है ही नहीं, ये तो सामाजिक मसला है और देश के मुसलमानों को इस बात को समझना होगा। सीधा सा प्रश्न करूंगी, जिस तरीके से जो ताकत हमने कल देर रात तक लोकसभा में देखी, कुछ वैसे ही ताकत इस वक्त उच्च सदन में देखने को मिल रही है। ये ताकत बहुत कुछ कहती है, लेकिन विपक्ष का चैलेंज है कि ताकत हमारी भी है, एकजुटता हमारी भी है, हम तो कोर्ट के दरवाजे तक जाने वाले। काटे हैं क्या अभी? देखिए, हमारी ताकत जनता जनार्दन होती है और अगर हम सही नीति और नियत पर काम करते हैं तो ये जनता जनार्दन हमको सशक्त करती है और हमारे पर विश्वास करती है। तो हमारी ताकत जनता है, हमारी देश की 142 करोड़ जनता, जिनको लेकर आदरणीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं देश में। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाना हो, चाहे कोई भी और मान लीजिए आज वक्फ को लेकर जिस तरह से विपक्ष हताश और निराश दिख रहा है, क्योंकि ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट जो आया है ये मुस्लिम कल्याण के लिए आया है। हम तो इसको मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से जानते हैं कि ये हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए कल्याण दिवस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज तक उनका कोई वेलफेयर नहीं हुआ वक्फ से। और जबकि ये वक्फ की प्रॉपर्टियां इसलिए वक्फ हुई थी और ये इसलिए वक्फ बोर्ड बनाए गए थे, उस समय कानून बना था कि ताकि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का इससे वेलफेयर हो। लेकिन कभी भी कांग्रेस के लोगों ने एक भी व्यक्ति का वेलफेयर नहीं कराया। 13 का जो अमेंडमेंट एक्ट है इनका, वो जो अमेंडमेंट लाए वो भी ऐसा लाए कि जिसमें इन्होंने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए खूब उनको अकूत संपत्तियों पर कब्जे कराए। और आज वही लोग जो इनका टूल किट है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो इन्होंने ही बनाया था। शाहबानों को जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसला मिला उनके फेवर में, तो उस वक्त राजीव गांधी जी इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस, दबाव बनाया एक एनजीओ ने, जो अनरजिस्टर्ड एनजीओ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके पास कहां से फंडिंग आती है, कहां से पैसा आता है, ये किसी को नहीं पता। यही चंद लोग, मौलाना लोग आते हैं और निकल कर खड़े होते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, खास करके मुस्लिम समाज के गुमराह करने के ठेकेदार हैं। और तमाम वक्फ की संपत्तियां मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास में, तमाम मुस्लिम नेता जो संरक्षण पा रहे हैं कांग्रेस या विपक्ष के दलों से, उनके पास में है। इन्होंने गरीब मुसलमानों को लूटने का काम किया है। तो ये एक रिफॉर्म है। साफ तौर पर मोहसिन रजा साहब ही कहते हुए नजर आए कि ये तो मुस्लिम कल्याण बोर्ड है, ये बात मुसलमानों को समझनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी सदन के अंदर कह चुके हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं बस 4 साल का इंतजार कर लीजिए, परिवर्तन आपके सामने नजर आएगा। परिवर्तन की बात हो रही है तो एक परिवर्तन बंगाल में भी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बंगाल में आज भी हिंदू होना गुनाह है। हमें ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज भी बंगाल में हिंदू आस्था, उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें हाशिए पर हैं। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर एक बार फिर से हिंदू आस्था को रौंदने वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। यहां साजिश हो रही है क्योंकि हावड़ा पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वजह बताई गई सुरक्षा चिंताएं, लेकिन यही सुरक्षा चिंताएं ईद और मुहर्रम के दौरान क्यों नजर नहीं आती? जब हजारों की संख्या में मजहबी जलसे निकलते हैं तब ममता सरकार कोई रोक नहीं लगाती, लेकिन जब हिंदू अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है तो पुलिस प्रशासन और सरकार एकजुट होकर उन्हें दबाने की कोशिश करती है। बंगाल में वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में, बल्कि यूं कहें कि जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है तब से हिंदू त्योहारों पर हिंदुओं को दबाने की और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए तमाम तरीके की परिस्थिति पैदा कर दी जाती है, जिनमें शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध भी शामिल है। 2017 की तारीख, अब चंद तारीखों का भी जिक्र कर लेते हैं। 2017 की बात याद अगर आप करें तो दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि उसी दौरान मुहर्रम भी था। 2022 में दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन और अन्य आयोजनों पर कई शर्तें थोप दी गई थी। इतना ही नहीं, साल 2023 में रामनवमी की शोभा यात्रा पर लाठीचार्ज तक हुआ, सैकड़ों राम भक्त गिरफ्तार भी किए गए। पिछले साल यानी साल 2024 की हम बात करेंगे, जब हावड़ा में रामनवमी पर फिर बैन लगा दिया गया, हिंदू समाज को हाईकोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ा।
अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि जब बंगाल में ईद की रैलियां निकलती हैं, ईद पे मुहर्रम में जब जिस तरीके से ताजिया निकाले जाते हैं, तब तो किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध प्रशासन की तरफ से नहीं लगाया जाता। फिर रामनवमी के दौरान ही कानून और व्यवस्था की समस्या क्यों दिखाई देने लगती है? क्या ममता बनर्जी हिंदुओं को दबाकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं? इसी के साथ आपको अब हम ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण मॉडल भी एक बार फिर से सामने रखने की कोशिश करते हैं आपके समक्ष। ममता बनर्जी ईद की नमाज में खुद शामिल होती हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में जाना उन्हें गवारा नहीं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक, आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं बीते, जब हिंदू धर्म को ही गंदा करार दे दिया था। महाकुंभ जैसे महाआयोजन को मृत्यु कुंभ बताकर आस्था का अपमान तक करती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ये वही ममता बनर्जी हैं, मोहतरमा ममता, जो 30% से ज्यादा मुसलमान आबादी होने के बावजूद उन्हें अल्पसंख्यक बताकर विशेष सुविधाएं प्रदान किया करती हैं। ममता के इसी बंगाल में हिंदुओं पर हमले होते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा रोकने के पीछे सरकार का असली एजेंडा क्या है? ऐसा नहीं है कि ये शोभा यात्रा पहली बार निकाली जा रही हो। अंजनी पुत्र सेना पिछले 15 वर्षों से शिवपुर से कांजीपाड़ा होते हुए हावड़ा मैदान तक शोभा यात्रा निकालती है। 2023 में इस यात्रा पर हमला किया गया था। मुसलमानों की बस्तियों से पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। बावजूद इसके पुलिस ने हिंदू संगठनों पर ही कार्रवाई की और कट्टरपंथियों को खुली छूट दी। 2024 में फिर से वही कहानी दोहराई गई, लेकिन इस बार बीजेपी और हिंदू संगठनों ने पूरे पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकालने की घोषणा कर दी है। करीब 1 करोड़ लोग इन शोभा यात्राओं में शामिल होंगे। तो सवाल है कि क्या ममता सरकार इतने बड़े हिंदू आंदोलन से डर गई है? ममता सरकार के रवैये पर बीजेपी ने भी कड़ा हमला बोल दिया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्षता अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है। ममता बनर्जी ईद की नमाज में तो शामिल होती हैं, लेकिन वो कुंभ को मृत्यु कुंभ बताती हैं। वो कभी कुंभ नहीं जाएंगी। उनके हिसाब से अल्पसंख्यक केवल मुसलमान हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है, तो फिर वो अल्पसंख्यक तो हो ही नहीं सकती, वो दूसरे स्थान के बहुसंख्यक है। हमारे देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं है। और साथ ही पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने रामनवमी शोभा यात्रा के मुद्दे पर कहा कि आप अपने धार्मिक त्योहार मनाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस हमें रोक रही है। हमें हर मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किस तरीके से ममता सरकार को सवालों के घेरे में लिया गया बीजेपी की तरफ से, आइए आपको बयान सुनाते हैं। हम बंगाल में लगातार बढ़ते हुए हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर लॉयर फॉर जस्टिस फोरम की तरफ से हम एनएचआरसी के चेयरमैन और उनकी टीम के साथ मुलाकात की। हमने बंगाल में हिंदुओं के साथ घटती हुई जातियों के बारे में, मंदिरों के ऊपर अटैक, मंदिर वैंडलाइजेशन, मूर्तियों को तोड़ना, इस तरीके की जो घटना घट रही है, स्पेशली मोथाबाड़ी में, जो मालदा डिस्ट्रिक्ट के मोथाबाड़ी में जो घटना घटी, इसको लेकर लॉयर्स फॉर जस्टिस उनके फोरम के तरफ से हमें बुलाया गया था। हम 3 सांसद, मालदा से खगेन मुर्मू जी, उत्तर मालदा से, रानाघाट से हमारे जगन्नाथ सरकार जी, और मैं बंगाल के बालूरघाट क्षेत्र से सांसद, ये तीनों सांसद उनके साथ यानी लॉयर्स फॉर जस्टिस फोरम के साथ हम एनएचआरसी से मुलाकात किए और एनएचआरसी को अवगत। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो verdict दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस verdict।
तो ममता सरकार पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हाईकोर्ट की तरफ से शोभा यात्रा को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि कुछ शर्तें जरूर लगा दी गई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदुओं को अपनी शोभा यात्राओं के लिए हर वक्त, हर समय, हर बार कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? हिंदुओं की एकजुटता क्या बंगाल में भी अब एक बड़ा बदलाव ला सकती है? ये बड़ा सवाल है, इस पर आकलन जरूर होना चाहिए। आकलन जरूर करिएगा। जनमत में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।